नमस्कार। गुप्त डायनेस्टी। गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। संभवतः गुप्त लोग कुषाणों के सामंत थे। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त 240 से 280 ईस्वी था। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच 280 से 320 ईस्वी हुआ। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसने अश्वमेधकर्ता विक्रमांक एवं परम भागवत की उपाधि धारण की। इसे कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाए जाने से लगाया है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। इसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसके शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। यह उपाधि इसे पूर्व 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक ने भी पश्चिमी भारत में शक क्षत्रपों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में धारण की थी। शाप चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय वे पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी जिसे नवरत्न कहा गया है। महाकवि कालिदास संभवतः इनमें अग्रगण्य थे। कालिदास के अतिरिक्त उनमें धन्वंतरी, शपनक, फलित ज्योतिष के विद्वान, अमरसिंह, कोशकार, शंकु, वास्तुकार, वेताल भट्ट, करपर, वरामिहिर, खगोल विज्ञानी एवं वर रुचि जैसे विद्वान थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहिक सचिव वीरसेन शैव मतावलंबी था जिसने शिव की पूजा के लिए उदयगिरि पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण कराया। वीरसेन व्याकरण, न्याय, मीमांसा एवं शब्द का प्रकांड पंडित एवं शब्द का प्रकांड पंडित एवं कवि भी था। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त या गोविंदगुप्त 415 ईस्वी से 454 ईस्वी हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। कुमारगुप्त वन का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी हुआ। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही घोड़ों का आक्रमण शुरू हो गया। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी जिसके शासक को गोपना कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई उक्ति या प्रांत थी जिसके शासक ऊपरी कहलाते थे। उक्ति के नीचे विषय या जिला नामक प्रशासनिक इकाई होती थी जिसके प्रमुख विषय पद कहलाते थे। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी को चाट एवं काट कहा जाता था। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपाशी कहलाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामीण कहलाता था एवं अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। ग्राम समूहों की सबसे
की छोटी इकाई को पीठ कहा जाता था। गुप्त शासक गोपालगुप्त के दामोदर पुत्र ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। गुप्त काल में बलात् श्रम ब्रिटिश राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था। इससे जनता द्वारा दिया जाने वाला कर भी माना जाता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी: क्षेत्र कृषि करने योग्य भूमि, वास करने योग्य भूमि, चारागाह भूमि, पशुओं के चारा योग्य भूमि, सिल ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी, अपरहत वैसी भूमि जो जंगली होती थी। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को जस्टक कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर स्थान: विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश, शिव मंदिर बुमरा नौगौदा मध्य प्रदेश, पार्वती मंदिर नैना कुठार मध्य प्रदेश, दशावतार मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश, शिव मंदिर खोह नागौद मध्य प्रदेश, लक्ष्मण मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित भितरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा गया है। गुप्त काल के बाद गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। गुजरात के बाद गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए जो केवल स्थानीय लेन देन में चलते थे। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओशनम स्मृति में मिलता है। विंध्य जंगल में शैव जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य की मांस चढ़ाते थे। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईसा पूर्व के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। वृद्ध वेश्याओं को कुटनी कहा जाता था। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्हें इसे राजधर्म बनाया। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का चिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ जिला ललितपुर का दशावतार मंदिर है। यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष है, जिसमें गुफा संख्या 16 एवं 17 ही गुप्तकालीन है। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष है, जिसमें गुफा संख्या 16 एवं 17 ही गुप्तकालीन है। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरनाशन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाविनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। भूतकाल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा, जो बाघ जिला धार मध्य प्रदेश नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई थी। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संस्कृत को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबल के बाद इसका स्थान दूसरा है। इसे 5 भागों में बांटा गया है: त्रिभेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रनाश, अपरिच्छाकारित्व। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। उसने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए। आर्यभट्ट पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिसने घोषणा की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। वारामिहिर ने बृहत संहिता, पंच सिद्धांत, बृहज्जातक और लघुजातक की रचना की। बृहत संहिता में नक्षत्र विविधता, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल के विषय में पर चर्चा की गई है। ब्रह्मगुप्त इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे।
उसने यह घोषणा करके न्यूटन के सिद्धांत की पूर्व कल्पना कर ली। प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तु पृथ्वी पर गिरती है, क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही सही वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। गुप्त काल में प्लकानोव ने पशु चिकित्सा पर हस्त्याजुर्वेद लिखा। नवनीतकम की रचना गुप्त काल में की गई। इस पुस्तक में नुस्खे, सूत्र और उपचार विधियां दी गई है। उपपुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपया कहा जाता था। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृति की रचना गुप्त काल में ही हुई। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में ही हुआ। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम दान में दिया। गुप्त काल लौकिक साहित्य की सृजना के लिए स्मरणीय है। भारत के 13 नाटक इसी काल के हैं। रुद्रक का लिखा नाटक मृच्छकटिकम माटी की खिलौनागारी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम वर्णित है, प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। कालिदास की कृति अभिज्ञान शाकुंतला राजा दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम की कथा द्वितीय भारतीय रचना है। इसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ। ऐसे प्रथम रचना है भगवत गीता। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है। नोट: नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की प्रमुख महत्वपूर्ण विशेषता थी। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। संभवतः गुप्त लोग कुषाणों के समान सामंत थे। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त 240 से 280 ईस्वी था। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच 280 से 320 ईस्वी हुआ। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।